नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियोस भारतीय संविधान पर लेके आया हूँ। भारतीय संविधान ऐसा संविधान जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। इससे प्रत्येक एग्जाम में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और संविधान एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो अच्छा है, पर हमें भारतीय नागरिक होने के नाते हर इंसान को, हर मनुष्य को, सभी को भारतीय नागरिक होने के नाते संविधान का अच्छे से ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। पर हम विद्यार्थियों को इसे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है और एक अच्छे इंसान, अच्छा नागरिक बनने के लिए भी इसे पढ़ना है। शुरुआत करने जा रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, पर इसकी इन्फॉर्मेशन आपको कैसे पता चलेगी? जब तक इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तब तक आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को, मेरे चैनल के वीडियो को आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए हम आज बात करते हैं भारतीय संविधान की। क्या है? भारतीय संविधान। ठीक है फ्रेंड्स, संविधान जैसे जब 1600 ईस्वी हम अंग्रेजों ब्रिटिशर्स के शासन को पढ़ेंगे, जब 1600 ईस्वी में एक कंपनी की स्थापना होती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, कंपनी के स्थापना के समय से ही भारत में एक संविधान निर्माण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार होती है। ठीक है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तो तैयार हो जाती है, पर यह देखा जाता है कि जैसे जैसे समय के साथ कंपनी अपने स्वरूप को बदलती है। क्या स्वरूप बदलती है? तो पहले शुरुआत में आप लोगों को पता होगा 1600 ईस्वी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उसका मकसद था भारत में व्यापार करना। पर देखा गया कि व्यापार कम करके उसने अपना स्वरूप को राजनीति की तरफ मोड़ लिया। जैसे जैसे उनका राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया, कंपनी पे संवैधानिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिशर्स द्वारा समय समय पर बहुत सारा अधिनियम पारित किए गए। और यही अधिनियम जो है वो भारत के संविधान का एक पृष्ठभूमि, एक आधार तैयार किया। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि भारत के संविधान की जो पृष्ठभूमि, जो आधार तैयार हुआ, किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए, राजनीतिक प्रभाव को देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो सबसे प्रथम अगर लिखित कानून की बात करें जो भारत में ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था भारतीय संविधान के एक होता है पृष्ठभूमि के रूप में स्टार्टिंग, तो भारत में सबसे पहला कानून जो लिखित रूप से आया था उसका नाम है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत में आने वाला सबसे प्रथम लिखित कानून था जो लिखित रूप से आया था। 1600 ईस्वी में जो कंपनी आई, पर उसका समय धीरे धीरे उसके व्यापार स्थापित करने और राजनीतिक में प्रवेश करने में उसे लगभग 17 से 18 सालों का समय लगा। ठीक है, उसके बाद उसने अपना राजनीतिक प्रभाव स्थापित किया और नए उस पर ब्रिटिश सांसद द्वारा नए कानून पारित किए गए ताकि कंपनी पे प्रभाव स्थापित किया जा सके। तो भारत में सबसे पहला लिखित कानून की अगर बात करें, एक संविधान क्या है? संविधान एक लिखित दस्तावेज है। किसी भी देश को, किसी भी परिवार को, किसी भी छोटे राज्य को, किसी भी छोटे जिले को चलाने के लिए एक लिखित कानून की जरूरत पड़ती है। वही एक संविधान क्या है? एक लिखित दस्तावेज है। तो पूरे भारत को किस टाइप से चलाया जाए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी तरीके से एक हैंडल करने का एक माध्यम है क्या? संविधान। ठीक है, तो सबसे देखा गया कि अंग्रेजों द्वारा जिसकी पृष्ठभूमि के रूप में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। देन फिर 1784 में एक और एक्ट पारित हुआ जिसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए ये सब संविधान को बनाने की एक पृष्ठभूमि थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और देन चार्टर एक्ट 1783, 1813 लगातार चार्टर एक्ट बनते गया जो क्या था? संविधान के बनाने का एक आधार था। तो बात यह चली कि भारत में संविधान की ज़रूरत महसूस किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे प्रथम कब महसूस किया गया, किसने बात की कि भारत को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत हो। तो हम बात करते हैं 1922 की। ठीक है, 1922 की बात करते हैं, जो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। 1922 में महात्मा गांधी और 1934 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पर बात छेड़ी। 1922 में गांधी जी ने बोला कि भारत को एक संविधान की जरूरत है जिसे निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा बनाना पड़ेगा। सेम यही बात 1934 में महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भी यही बताया गया कि भारत को एक संविधान की जरूरत है जिसके लिए एक संविधान सभा चाहिए। ठीक है, तो संविधान सभा की बात हो रही है वहाँ पे। पहले संविधान सभा, हम संविधान की बात अभी नहीं करके हम संविधान सभा की बात करेंगे, क्योंकि एक संविधान बनाने के लिए एक पहले सभा हो, फिर सभा में देखा जाए कि कितने प्रतिनिधि हो, कैसे कैसे कौन कौन समिति हो, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार हो संविधान का। तो संविधान सभा की जो बात हुआ तो हम जानेंगे कि संविधान सभा है क्या।
संविधान सभा है क्या? तो संविधान सभा भारत के लिखित संविधान बनाने के लिए एक सभा की जो जरूरत पड़ी उस चाहे पर या एक वैसी सभा जो संविधान निर्माण करने के लिए एक आधार तैयार किया, संविधान निर्माण के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार किया, उसे हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब संविधान सभा की जब हम बात करते हैं तो पता करते हैं कि संविधान सभा जो बना वो किसी योजना के तहत बना होगा। ठीक है, संविधान सभा किसी योजना के तहत बना होगा, ऐसे ही तो संविधान सभा बन नहीं गया होगा। ठीक है, तो किस योजना के तहत बना, तो हम देखते हैं कि इस संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन की बात करते हैं तो जुलाई 1946 में, कब? जुलाई 1964 में, जुलाई 1946 में, ठीक है, एक योजना लाया गया जिसका नाम था कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत जुलाई में एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम था संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में एक कैबिनेट मिशन किसके तहत? कैबिनेट मिशन। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम था संविधान सभा। ठीक है, अब पता चला एक संविधान सभा होगी, इसके प्रतिनिधि भी होंगे। ठीक है, तो प्रतिनिधि आएंगे कहाँ से, कहाँ से, कैसे आएंगे, कैसे इनका चुनाव किया जाएगा? ठीक है, तो इन सब पर डिस्कस जब हो रहा था तो बाद में पता चला कि नहीं, जितने भी भारतीय रियासत है, जितने भी प्रांतीय विधान सभाओं हैं, इन सभी से अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा का सदस्यों का चुनाव किया जाए। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कहाँ से किया जाएगा? जो संविधान सभा है इनके सदस्य का चुनाव, जो इसके सदस्य होंगे वो कहाँ से होंगे? वो होंगे प्रांतीय विधानसभा के, प्रांतीय विधानसभा से कैसे चुने जाएंगे? अप्रत्यक्ष ढंग से, अप्रत्यक्ष ढंग से। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है? अप्रत्यक्ष ढंग से मतलब जैसे कि मान लिया कि जैसे कि हम अपने ज़िले से या हम अपने राज्य से सांसद और विधायक को चुनकर भेजते हैं, तो ये जो चुनाव होता है ये जनता द्वारा डायरेक्ट होता है, इसीलिए इस चुनाव को हम प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। पर अप्रत्यक्ष चुनाव किसे बोलते हैं? तो जो प्रतिनिधि हम लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं वो प्रतिनिधि राज्यसभा के लिए या कहें कि विधान परिषद के लिए जो सदस्य का चुनाव करते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे हम डायरेक्ट दो चीज़ का चुनाव करते हैं, एक तो अपने सांसद का, एमपी का, ठीक है, और दूसरा विधायक का। ठीक है, एमपी कहाँ बैठते हैं? लोकसभा में। ठीक है, और विधायक कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में। पर लोकसभा अगर के एक और सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। अभी मैं अगले संविधान में आगे बात करूंगा, पर पहले बता दूं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या अंतर है। ठीक है, तो लोकसभा की जो सांसद का चुनाव करते हैं वो हम प्रत्यक्ष ढंग से करते हैं, उसमें वोटिंग जो राइट होता है वो जनता का होता है, पब्लिक का होता है। ठीक है, विधानसभा में भी जो वोटिंग राइट होता है वो हमारा होता है। पर वही विधान परिषद की बात करें या राज्यसभा की बात करें तो इसका चुनाव जो है वो लोकसभा और विधायक मिलकर करते हैं, लोकसभा के मेंबर और विधायक मिलकर, सांसद और विधायक मिल करते हैं, जो अप्रत्यक्ष चुनाव के नाम से जाना जाता है, वो डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। तो वही बात था, जैसे हम प्रधानमंत्री के चुनाव करते हैं तो प्रधानमंत्री को अप्रत्यक्ष ढंग से चुना जाता है, प्रत्यक्ष नहीं। हम सांसद चुनते हैं और सांसद जो होते हैं अपने विधायक दल का एक नेता चुनते हैं, वही नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, जो बहुमत दल का नेता। ठीक है, अब देखिए प्रांतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ और संविधान सभा के बाद में सदस्य की बात चली कि कौन कौन सदस्य बनेगा, सदस्य कहाँ से आएंगे। तो पता चला कि सदस्य जो है, जो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य जो चुन के आएंगे वो सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब अप्रत्यक्ष ढंग से करेंगे, इसका मतलब बहुत सारे दल भी होंगे। ठीक है, हाँ, तो जिसमें जो प्रांतीय विधानसभा है जिसमें बहुत सारे दल, अनेक दल के जो नेता है वो चुनाव में खड़े होंगे और वो जो जब जीत के आएंगे वो अपने अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे। ठीक है, अब दूसरा बात चला कि संविधान सभा जो होगा, ठीक है, तो सभा में बहुत सारी समिति होगी। जैसे कि अगर भारत का संविधान है, संविधान बने तो इसमें बहुत सारे विषय होंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी आप जैसे आप हम कोई भी बुक को लेते हैं तो बहुत उसमें विषय में बहुत सारे छोटे छोटे सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के, अलग अलग छोटे छोटे सब्जेक्ट में टॉपिक होते हैं, बहुत सारे टॉपिक होता है। तो वही टॉपिक का निर्धारण करने के लिए बोला जाएगा ठीक है संविधान तो बनेगा, पर उसमें जो कैसा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, क्या क्या उसमें डाला जाए, क्या क्या उसमें विषय हो, ये सब निर्धारण करने के लिए एक ज़रूरत पड़ा कि एक समिति भी बने, एक समितियाँ भी बनेगी। ठीक है, तो बोला गया ठीक है इन्हीं संविधान सभा में जो सदस्य चुन के आएंगे उन्हीं सदस्यों का एक समिति भी बनाया जाएगा।
ठीक है, तो समिति विवाद चला। अब नेक्स्ट बात चल रहा है कि ये जो प्रांतों से जो सदस्य चुन के आएंगे, प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्य चुन के जाएंगे, वो सदस्यों का चुनाव कैसे होगा, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में सदस्यों को चुनना संभव नहीं था। तो बोला हाँ, उसके लिए एक चीज़ होगा, चुनाव हो सकता है, ठीक है, चुनाव होगा। पर बोला गया कि इतनी बड़ी जनसंख्या में कैसे प्रतिनिधि कैसे फिक्स किया जाए कि इतने एरिया पर एक होंगे, इतने एरिया पर होगा। तो बोला कि नहीं, हम संविधान सभा के लिए जो प्रांतीय विधानसभा के लिए जो प्रतिनिधि चुन के आएंगे वो 10 लाख पे एक प्रतिनिधि होंगे। जो प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होगा, ठीक है, जो प्रांतों में प्रतिनिधि की संख्या का निर्धारण होगा वो कितनी जनसंख्या पे होगा, 10 लाख पे। प्रांतों में जो प्रतिनिधि का जो विधानसभा होंगे वहाँ अगर प्रतिनिधि का जो निर्धारण होगा वो कितनी जनसंख्या पे होगा, 10 लाख पे। पर 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि होंगे। जैसे अभी की बात करें, अभी भी लोकसभा में जो हम लोग सांसद को चुनते हैं तो सांसद कितनी जनसंख्या पे होते हैं, 10 लाख पे। 10 लाख पे एक सांसद चुन के जाते हैं, ठीक है। और ऐसा अनुमान है कि अभी आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि नया संसद भवन का निर्माण कार्य प्रगति पथ पे है। नया संसद भवन का निर्माण हो रहा है क्योंकि समय के साथ जनसंख्या में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जनसंख्या बहुत बढ़ा है, पर सांसदों की संख्या उतनी ही है, विधायकों की संख्या उतनी ही है। तो सरकार द्वारा ऐसा परिसीमन किया जा रहा है कि राज्यों का परिसीमन किया जाए, जनसंख्या के हिसाब से संसद में, विधानसभा में सीटों की संख्या बढ़ाया जाए, जनप्रतिनिधि की संख्या बढ़ाया जाए। इसीलिए हो सकता है, पॉसिबल है कि 2022 तक लोकसभा सदस्य की संख्या, राज्यसभा सदस्य की संख्या, विधानसभा विधान परिषद की संख्या को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि ये 10 लाख जनसंख्या संविधान निर्माण के समय ही फिक्स किया गया था, जो अभी तक चलता आ रहा है। पर अब लग रहा है 2-3 सालों में ये संख्या इंक्रीज कर सकता है, ठीक है। अब देखिए 10 लाख पे अब देखा गया कि प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो होगा वो 10 लाख जनसंख्या पे होगा, ठीक है। तो 10 लाख जनसंख्या पे होगा तो कितनी सदस्यों का निर्धारण किया गया, संविधान निर्माण निकाय जो है वो कितने सदस्य होंगे, टोटल सदस्य संख्या कितने के निर्धारण, 10 लाख जनसंख्या पे एक सदस्य होंगे तो टोटल कितने सीट का क्रिएट किया गया था, तो टोटल देखा गया 389 निर्धारित किया गया, 389 सदस्य निर्धारित किए गए, ठीक है। 389 सदस्य का निर्धारण किया गया। संविधान निर्माण प्रक्रिया जो होगी वो प्रांतीय विधानसभा में जो सदस्यों का चुनाव जो होगा प्रति 10 लाख पे होगा, तो टोटल पूरे भारत में कितने सदस्य होंगे, तो 389 सदस्य होंगे, ठीक है। अब 389 सदस्य जो होंगे तो मैटर यह करता है कि पूरे भारत से 389 सदस्य चुन के आएंगे, कहाँ पे, प्रांतीय विधानसभा में। और प्रांतीय विधानसभा में इतने सदस्य चुन के आएंगे और ये सदस्य अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के लिए सदस्य का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो उस समय जो भारत की स्थिति थी, भारत 3 हिस्सों में बटा हुआ था। अब आप लोग पूछिए कैसे बटा हुआ था भारत 3 हिस्सों में, उसमें तो भारत एक ही था। हाँ, मैं बताता हूँ। देखिए उस समय 3 भारत थे। एक भारत जो था वो ब्रिटिश भारत था, ठीक है। एक भारत था, ब्रिटिश भारत था। दूसरा जो भारत था उसका नाम था चीफ कमिश्नरी, और तीसरा जो भारत था जिसका नाम था भारतीय रियासत, ठीक है। 3 टाइप के भारत थे। अब बोलिएगा आप लोग कि 3 टाइप के भारत का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो मैं बताता हूँ। ब्रिटिश भारत का मतलब है वैसा भारत जहाँ पे अंग्रेजों का प्रत्यक्ष रूप से शासन था। अंग्रेज राज्यों को लूटते थे और वहाँ पे अपना प्रतिनिधि रख के वहाँ शासन करवाते थे, उसको हम लोग ब्रिटिश भारत बोलते हैं। तो चीफ कमिश्नरी क्या था, हाँ, तो चीफ कमिश्नरी अगर हम शुरू में बात करें, प्रारंभिक जब 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो उसमें चीफ कमिश्नरी की बात करें, जो अंग्रेजों का हेड क्वार्टर उससे बोलते हैं, तो हेड क्वार्टर के रूप में चार जगह पर, कहाँ पे, तो एक कलकत्ता, दूसरा मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई, तीसरा मैसूर, चौथा मद्रास। ये 4 भारत के अंग्रेजों के चीफ कमिश्नरी के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। तब शुरुआती में लगभग 1600-1700 के समय में जब अंग्रेजों का एंट्री हुआ था भारत में और उन्होंने व्यापार एक चरम सीमा पर स्टार्ट किया था, पर बदलते समय के साथ उसने चीफ कमिश्नरी को भी बदल दिया। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में व्यापार करना मकसद था, बाद में राजनीतिक मकसद हो गया। क्योंकि जब अंग्रेज बहुत चालाक थे, वो जानते थे अगर कहीं पे व्यापार करने से अच्छा है वहाँ का राजनीतिक सत्ता स्थापित कर लो, क्योंकि राजनीतिक सत्ता जब स्थापित हो जाएगा व्यापार खुद ब खुद अपने कब्जे में आ जाएगा, ठीक है, ये होता है।
कहीं अगर बैठने की जगह मिले तो पैर पसारिए, पैर पसारने की जगह मिले तो सो जाता आदमी। अंग्रेजों को यही हुआ था, वो तो व्यापार करने आते पर वो देख रहे थे कि व्यापार करते तो हम एक गुलाम की तरह व्यापार करेंगे, पर अगर यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ले तो हम राजा की तरह व्यापार करेंगे। तो वो यही चाहते थे। तो ब्रिटिश भारत, चीफ कमिश्नरी और भारतीय रियासत, ये 3 जगह थे और तीनों जगह से प्रांतीय विधानसभा में सदस्यों का चुनाव करना था। ठीक है, तो कितने कितने सीट कहाँ कहाँ पे होंगे इनका निर्धारण किया गया जनसंख्या के हिसाब से। बोले तो मैंने बताया था कि 10 लाख जनसंख्या पे 1 सीट का निर्धारण किया गया। तो ब्रिटिश भारत के कितने राज्य थे? तो टोटल 11 प्रांत जो था, टोटल 11 प्रांत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे। टोटल 11 प्रांत ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते थे, जहाँ पे सदस्यों की संख्या 292 सदस्य का निर्धारण हुआ। ठीक है, ब्रिटिश भारत से टोटल 292 सदस्य चुन के आएंगे। कितने प्रांतों से? 11 प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी कितने थे? तो 4 चीफ कमिश्नरी थे और यहाँ से प्रत्येक चीफ कमिश्नरी से एक सदस्य चुन के आएंगे। कौन कौन सा था? तो पहला था दिल्ली, ठीक है, पहला था दिल्ली। दूसरा था अजमेर मारवाड़, ठीक है, अभी राजस्थान में पड़ता है। तीसरा था कुर्ग और चौथा था ब्रिटिश बलूचिस्तान कहाँ पे? अभी जानते हैं अपना बलूचिस्तान कहाँ? पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का। कौन था? ब्रिटिश बलूचिस्तान। यहाँ से कितने सदस्य का निर्धारण किया गया? 4 सदस्य। यहाँ से कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। ठीक है, ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नरी थे वहाँ से 4 सदस्य होंगे। ब्रिटिश भारत के 11 प्रांतों से 292 सदस्य होंगे और बाकी जो बचा सदस्य वो भारतीय रियासत से होगा। तो भारतीय रियासत से सदस्यों की संख्या 93 सदस्य निर्धारण किया गया। और ब्रिटिश भारत है क्या? भारतीय रियासत वैसा राज्य, वैसा प्रांत जहाँ पे राजशाही शासन था, राजा थे। राजा कहने का मतलब राजा वहाँ का जन्मजात था। देखिए कि इतिहास में पता चलेगा आप लोग को कि अंग्रेज़ों ने इसे भी ख़त्म करने के लिए एक योजना चलाया था जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। मतलब कि किसी भी तरह से उसे अपने राज्य में मिला लो। अंग्रेज़ों ने राजा के दत्तक पुत्र की भी राजा बनने की प्रथा समाप्त कर दी थी। अब राजा वही बन सकते थे जो राजाओं के अपने पुत्र हैं। जैसे कि राजशाही में यही होता, पहले राजशाही में होता था कि परिवारवाद, जैसे राजा मरा उसका बेटा, उसका पोता, ठीक है, पर वैसे राजा जिनके पास पुत्र नहीं है, पहले शुरुआत में ये भी था कि जिसके पुत्र नहीं है उनके दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिया हुआ पुत्र राजा बनते थे। पर बाद में अंग्रेज़ों ने भारतीय रियासत पर कब्जा करने के लिए इस प्रथा को ख़त्म कर दिया और भारतीय रियासतों को इन्होंने सीमित कर दिया। तो ठीक है, तो भारतीय रियासत थे जिससे कितने सदस्य थे? 93 सदस्य चुन के आते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इतने सदस्य तो हो गए, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 1 सीट। 292 ब्रिटिश भारत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी से और भारतीय रियासत से 93 सदस्य चुन के आएंगे। ठीक है, अब बोला गया कि यहाँ पे इन 3 जगह पे, यहाँ पे जनता भारतीय जनता, प्रशासन किसका? अंग्रेजों का। यहाँ जनता भारतीय है, प्रशासन किसका? अंग्रेजों का। यहाँ पे जनता भी भारतीय है और राजा भी भारत के हैं। ठीक है, तो ये बोला गया कि नहीं, जो ब्रिटिश भारत है और चीफ कमिश्नरी है वहाँ से जो सदस्य चुन के आएंगे वो चुनाव से होगा। यहाँ पे बहुत सारे दल अपने अपने लीडर को खड़ा करेंगे, वहाँ इलेक्शन होगा और यहाँ से निर्वाचन होकर सदस्य आएंगे। पर भारतीय रियासत, अब देखिए, राजा कहने का, राज प्रथा कहने का मतलब राजशाही शासन कहने का मतलब है कि वहाँ चुनाव नहीं होता। तो राजा साहब चुनाव के लिए भी तैयार नहीं हुए। ये बोले कि नहीं, हम अपना सदस्य मनोनीत करेंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कुछ सदस्य मनोनीत करते हैं, लोकसभा में सदस्य मनोनीत करते हैं, तो ये चुनाव के लिए तैयार नहीं थे। बोले हम अपना सदस्य को संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में मनोनीत करेंगे संविधान सभा के लिए। पर भारतीय रियासत, ब्रिटिश भारत और चीफ कमिश्नरी को बोला गया कि आप चुनाव करवाइए, यहाँ पे इलेक्शन होगा। ठीक है, तो ठीक है, इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन, चुनाव जो होगा, चुनाव कितने सीटों के लिए होगा? टोटल सीट कितने होंगे? तो 292 प्लस 4 296। अब 292 प्लस 4, अब टोटल जो चुनाव होगा जो प्रांतीय विधानसभाओं के लिए, जहां से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष ढंग से, उसके लिए जो टोटल चुनाव होंगे, टोटल 296 सीट के लिए चुनाव होंगे। बहुत बार क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रांतीय विधानसभा के लिए, अर्थात या संविधान सभा के लिए जो सदस्यों का चुनाव हुआ था वो कितने सीटों के लिए चुनाव हुआ था? तो 292 प्लस 4 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है ब्रिटिश भारत से कितने प्रतिनिधि थे? 292 और चीफ कमिश्नरी से 4 सदस्य थे। ठीक है, अब चुनाव होगा, तो अब देखिएगा, तो चुनाव कब हुआ? तो देखा गया कि इतना सीटों के लिए चुनाव हुआ कब
कब प्रथम चुनाव जो हुआ, जो ब्रिटिश संविधान सभा के लिए जो चुनाव होना था, कब हुआ? तो जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में एक चुनाव होता है। कितने? 296 सीटों के लिए। बहुत सारे दल उसमें खड़ा होते हैं, ठीक है, जिनमें मेन फोकस था कांग्रेस और मुस्लिम लीग पे। मेन फोकस था कांग्रेस और मुस्लिम लीग थे, और कुछ स्वतंत्र और कम्युनिस्ट पार्टी भी थे, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे दल थे। तो 296 सीटों के लिए चुनाव हुआ, कब? जुलाई 1946 में, ठीक है। तो कितने कितने सीट किसे किसे मिला, अब हम ये देखते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रांतीय जो प्रांतों के लिए जो प्रांतों में सदस्यों का निर्धारण किया गया था, टोटल कितने थे? 389, ठीक है। तो 93 सदस्य तो कहाँ थे? भारतीय रियासत से थे। तो भारतीय रियासत ने चुनाव करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ राजशाही शासन था और राजा अपने सदस्यों को बोले कि हम मनोनीत करेंगे। पर जो चीफ कमिश्नरी और ब्रिटिश भारत थे, वहाँ बोला गया कि यहाँ सदस्यों का चुनाव होगा, ठीक है। तो बोला ठीक है। तो बहुत सारे दलों ने उसमें हिस्सा लिया, ठीक है। कौन कौन सा? कांग्रेस, मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट मुस्लिम, यूनियनिस्ट अनुसूचित जातियाँ, कृषक प्रजा पार्टी, ये सब पार्टी है। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट परिषद, ठीक है, शेड्यूल अनुसूचित जाति परिषद, सिख, कम्युनिस्ट और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इतने दलों ने हिस्सा लिया। जो प्रांतीय विधानसभा के लिए चुनाव होने थे, उनमें इतने दलों ने हिस्सा लिया। कितने सीटों के लिए? 296 सीटों के लिए चुनाव होना था, ठीक है। सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आया कांग्रेस। कांग्रेस को कितने बड़े? 208 सीट मिले, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतीय विधानसभा के लिए जो चुनाव हुआ, कब प्रथम चुनाव? जुलाई 1946 में। उसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कौन सा था? कांग्रेस। सेकेंड सबसे बड़ी पार्टी के रूप में मुस्लिम लीग थे, जिसे 73 सीट मिले थे। बाकी सभी को यूनियनिस्ट मुस्लिम, अनुसूचित जातियाँ, कृषक प्रजा, एससी परिषद, शेड्यूल कास्ट परिषद, सिख, कम्युनिस्ट को एक सीट मिला, और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र को 8 सीट मिला, ठीक है। ये सभी लोगों ने, ये सभी दलों ने 296 सीट पे चुनाव में अपने पार्टी को खड़ा किया और इतने सीट प्राप्त किए। अब ये जो सदस्य चुन के आएंगे, ठीक है, कितने? 296 प्लस 93, 389 सदस्य चुन के आएंगे। ये अब अप्रत्यक्ष ढंग से जो कहाँ के होंगे? सभी प्रांतों के विधानसभा के सदस्य हैं ये। अब ये लोग मिलके अप्रत्यक्ष ढंग से संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव करेंगे, ठीक है। तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करेंगे और संविधान सभा बैठेंगे, उनमें बहुत सारा छोटी छोटी समितियां बनाई जाएंगी, विषयों पर चर्चा होगा, अलग अलग अनुच्छेदों पर चर्चा होगा, ठीक है, अलग अलग आयोग बनाए जाएंगे, और तब हमारा जाके संविधान का एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। फिर इसे तैयार किया जाएगा और इसे लागू करने के लिए एक निश्चित डेट को फिक्स किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो हम अब अगली क्लास में देखेंगे संविधान निर्माण की अगली प्रक्रिया क्या है, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, कैसे कैसे समितियां बनाई गई थी, ठीक है। तो इतने को अच्छे से देखिए, आप लोग अच्छे से साफ सुथरी किए। और हाँ, एक चीज़ और, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया, कहाँ पे प्रॉब्लम है, वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि आपने लगातार हम लोग के चैनल पर लगातार न्यू वीडियो डाले जा रहे हैं। आप लोग को इन्फॉर्मेशन कैसे मिलेगा? बेल आइकन के दबाने से मिलेगा, सब्सक्राइब करने से ही मिलेगा। इसलिए ये 2 काम तो मस्ट कीजिए। वीडियो देखिए से पहले ये सब काम जरूर कर लीजिए फटाफट, मतलब इतना टाइम लगना है, मुश्किल से 2 सेकंड, 1 सेकंड में सब्सक्राइब करना है और दूसरे सेकंड में बेल आइकन को दबाना है। तो 2 सेकंड में काम फटाफट खत्म कीजिए, फिर देन शुरू करते हैं हम लोग पढ़ाई। प्रत्येक क्लास में ही करेंगे, 2 सेकंड आप लोग को देंगे, 2 सेकंड में आप लोग फटाफट काम शुरू कीजिएगा, देन ठीक। और जितने सब्सक्राइब करेंगे, जितने आप बेल आइकन को दबाएंगे, हमें और ज़्यादा हौसला मिलेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग से वीडियो बनाएंगे, और ज़्यादा मजबूती से आप लोग को नया मटेरियल पेश करेंगे, ऐसा चीज़ पेश करेंगे जो एग्जाम में आप लोग को पूरे थाली मतलब परोसा हुआ खाना है, बस बैठ के खा लेना है, बस एग्जाम निकल जाना है, ठीक है। हम सब कुछ तैयार करके मटेरियल आप लोग के सामने उपलब्ध कराएंगे। तो इसकी हौसला हमें कब मिलेगी? जब आप वीडियो को खूब सब्सक्राइब करेंगे, खूब ज़्यादा शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा सभी दोस्तों को फैला देंगे, एकदम मतलब पूरे फैला दीजिए, ऐसे सभी को भेज दीजिए, जितने आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जितने इंस्टाग्राम ग्रुप, जितने ग्रुप है सबको भेज दीजिए, ठीक है। तो और ज़्यादा हम लोग वीडियो, और ज़्यादा खुशी से वीडियो बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।